हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो टेट, सुपर टेट एवं सीटेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम आपको मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के भाग 2 के रूप में हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे अधिगम में अभिप्रेरणा प्रदान करने की विधियों के बारे में, और हम यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। यह अभिप्रेरणा से संबंधित भाग 2 है और इसके पहले हमने भाग 1 अपलोड किया है। जिन लोगों ने भाग 1 नहीं देखा है उसे अवश्य देख लें। आज हम अभिप्रेरणा अध्याय को समाप्त करेंगे। उसके बाद हम पढ़ाएंगे बुद्धि, फिर व्यक्तित्व, फिर हम पढ़ाएंगे स्मृति विस्मृति, शिक्षण क्या है, शिक्षण की विधियाँ क्या हैं, शिक्षण के सूत्र क्या हैं, शिक्षण के कौशल क्या हैं, शिक्षण के उपागम क्या है, माइक्रो टीचिंग क्या है, और उसके बाद समावेशी शिक्षा के बारे में हम आपको बताएंगे। यानी आगे वाले जो हमारे वीडियो आएंगे इन्हीं टॉपिक से संबंधित रहेंगे। इससे पहले हम ये बता दें आपको कि यदि अभिप्रेरणा का पार्ट 1 या इसके पहले वाले जो वीडियो हमने अपलोड किए हैं आपको समझ में आए हों तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए, जिसके कारण हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। फलस्वरूप हम जो है आपके लिए अनवरत जो है वीडियो जो है अपलोड करते रहेंगे। आइए हम यहाँ पर शुरू करते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के बारे में। देखिए, अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत की यहाँ पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, यहाँ शब्द मूल प्रवृत्ति है, इंस्टिंक्टिव थ्योरी है। इसके प्रतिपादक विलियम मैकडूगल हैं। देखिए, इसके प्रतिपादक कौन है? विलियम मैकडूगल हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार जन्मजात मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। यानी ये सिद्धांत ये कहता है कि जो व्यक्ति व्यवहार करता है उसके पीछे जो होती है मूल प्रवृत्तियों का हाथ होता है। अब हम आपको ये बता दें, कुछ कार्य जो होते हैं ऐसे होते हैं जिन्हें सीखना नहीं पड़ता है, जैसे भय लगने पर भागना, भूख लगने पर भोजन की खोज करना। इन सब क्रियाओं के पीछे यानी इन सब व्यवहार करने के पीछे एक प्रेरक शक्ति होती है जो व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। मनोवैज्ञानिक इन्हें ही क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति कहते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे ही क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति कहते हैं। वुडवर्थ का एक कथन है, हो सकता है आपको याद भी हो, वो बहुत चर्चित कथन है, इम्पोर्टेंट कथन है। उन्होंने ये कहा था कि मूल प्रवृत्ति क्रिया करने का बिना सीखा हुआ रूप है। यानी मूल प्रवृत्ति जो होती है वो क्रिया करने का बिना सीखा हुआ रूप है, यानी आपको इसे सीखना नहीं पड़ता है। आपको हम मूल प्रवृत्ति के बारे में बता दें कि मूल प्रवृत्ति से यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्ति सभी प्राणियों में पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति जो होती है आदत से भिन्न होती है। मूल प्रवृत्ति के अनुभव से व्यक्ति या प्राणी लाभ उठाता है। और आपको ये भी बता दें कि मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग अवश्य जुड़ा होता है। और मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की कुल संख्या को 14 बताया है। तो बताइए, संवेगों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। यानी जब प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? संवेगों की कुल संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 14, क्योंकि मूल प्रवृत्ति कितनी होती है? 14 होती है। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा हम अभिप्रेरणा का दूसरा सिद्धांत आपको बताते हैं, प्ररोध न्यूनता सिद्धांत। इसके पहले हमने अधिगम के सिद्धांत पे इसको बताया था, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। देखिए, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं सीएल हल हैं। कौन है? सीएल हल हैं। यह सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार आवश्यकता की संतुष्टि पर निर्भर करता है। यानी अगर व्यक्ति की जो आवश्यकता है और उस आवश्यकता से वह संतुष्ट हो जाता है, यानी उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, जिस व्यवहार से उस आवश्यकता की पूर्ति होती है, जिस क्रिया से होती है उसकी पूर्ति, वह उससे क्या करता है? उसे सीख जाता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार आवश्यकता की संतुष्टि पर निर्भर करता है। इसका मतलब यही हुआ कि यदि व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी तो वह उस व्यवहार को करेगा, यानी उसकी संतुष्टि पर ही निर्भर करेगा।
आपको हम ये बता दें, सीखने के सिद्धांत में आपको बताए थे कि जो हल ने ये कहा था कि सीखने का जो आधार इनका है वो आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। हल ने यही कहा था, आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के रूप में सीखने को क्या किया था, परिभाषित किया था। और इसमें देखिए प्ररोध न्यूनता सिद्धांत है, यानी इनका एक नीड रिडक्शन थ्योरी भी कहा जाता है, आवश्यकता न्यूनता सिद्धांत भी कहा जाता है। ये यहाँ पर देखिए प्ररोध न्यूनता सिद्धांत क्या है, यानी इनके अनुसार हल ने ये भी कहा था कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता को हमेशा कम करने का प्रयास करता है। क्या करने का प्रयास करता है, कम करने का प्रयास करता है। अपनी प्ररोध को क्या करने का प्रयास करता है, कम करने का प्रयास करता है। प्ररोध को चालक भी कहते हैं, प्ररोध को क्या कहते हैं, चालक भी कहते हैं, अंतर्नोद भी कहते हैं। अब आइए हम आपको बता दें जो है मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में। मनोविश्लेषण सिद्धांत ये अभिप्रेरणा का तीसरा सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत। देखिए मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार क्या है, देखिए इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो सिगमंड फ्रायड हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, ये सिगमंड फ्रायड हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अचेतन मन व्यक्ति के व्यवहार का प्रमुख कारण है, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति के व्यवहार का प्रमुख कारण क्या है, अचेतन मन है। यानी कि वहाँ पर यहाँ पर मूल प्रवृत्ति सिद्धांत में व्यक्ति का व्यवहार जन्मजात मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है, और प्ररोध न्यूनता सिद्धांत में व्यक्ति का व्यवहार आवश्यकता की संतुष्टि पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर मनोविश्लेषण सिद्धांत में जो व्यक्ति का व्यवहार होता है वो जो होता है वो अचेतन मन द्वारा जो है संचालित होता है। आपको हम ये बता दें, मनोवैज्ञानिक जो है फ्रायड ने ही मन के 3 स्तर बताए थे, एक चेतन स्तर, एक अर्धचेतन स्तर और एक अचेतन स्तर। और इन्होंने ही कहा था मन पर 3 शक्तियां शासन करती हैं। एक को कहा था इदम, एक को कहा था अहम, एक को कहा था पराहम, इड, ईगो, सुपर ईगो। अब इन्होंने एक चीज और भी हम बता दें, इन्होंने देखिए चेतन मन में क्या होता है, चेतन मन में सामाजिक रूप से स्वीकृत अनुभूतियां होती हैं। यानी चेतन मन में व्यक्ति क्या, चेतन मन में वे सभी बातें आती हैं जो सामाजिक रूप से जो है सही होती हैं, यानी वह समाज को देखते हुए अपने कार्य को करता है। लेकिन अचेतन मन में उसकी दमित इच्छाएं होती हैं, यानी उसकी जो दमित इच्छाएं होती हैं, अतृप्त इच्छाएं होती हैं, वो जो है अचेतन मन में रहती हैं। और देखिए हम जो है आपको बता दें ईड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही जो है कह सकते हैं सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया ये जितने भी हम पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, ईगो, सुपर ईगो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे जो है प्रश्न देखने को मिलते हैं। आपको हम इदम के बारे में बता दें, इदम जो होता है जन्मजात प्रवृत्ति का होता है, इसका आधार सुख है। इसका आधार क्या है, सुख है। इदम कभी भी तनाव नहीं सहना चाहता, इसमें विवेक नहीं होता है, ये तत्काल जो है सुख प्राप्त करना चाहता है। ये जो होता है देखिए ये जो होता है पूर्णतया अचेतन में कार्य करता है। किस में कार्य करता है, पूर्णतया अचेतन में कार्य करता है। और यहाँ पर हम बता दें, यानी इड में भी क्या होती हैं, यही होती हैं, दमित इच्छाएं होती हैं, अतृप्त इच्छाएं होती हैं। तो ये क्या है, ये पूर्णतया अचेतन में कार्य करेगा, इसका आधार सुख है। अहम के बारे में बता दें, अहम देखिए इसका आधार वास्तविकता से है। यह व्यक्ति को अपनी वास्तविक परिस्थिति के साथ तालमेल बैठाने के लिए प्रेरित करता है। यह आंशिक रूप से चेतन और आंशिक रूप से अचेतन में कार्य करता है। यह आंशिक रूप से चेतन एवं आंशिक रूप से क्या करता है, अचेतन में कार्य करता है। इसमें देखिए जो पराअहम होता है, नहीं अहम जो होता है वो इसमें अच्छी एवं बुरी बातें दोनों सम्मिलित होती हैं। अच्छी बातों को व्यक्त करने में कोई रुकावट नहीं आती है, आप व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही बुरी इच्छाएं सामने आती हैं, आपके आने ही वाली होती हैं, तो पराअहम जागृत हो जाता है, यानी पराअहम उसे आने से रोकता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं पराअहम अहम पर शासन करता है। अब हम सुपर ईगो के बारे में बताएं, पराअहम के बारे में बताएं। पराअहम देखिए पूर्णतया चेतन में कार्य करता है, यानी इसका जो हम कह सकते हैं इसका जो आधार है सामाजिक रूप से जो स्वीकृतियां हैं, मान्यताएं हैं, आदर्श हैं,
सिद्धांत हैं जो है यही इसकी जो है आधार हैं। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है वही कार्य करेगा जो सामाजिक रूप से जो है स्वीकृत रहेगा, जिसे मान्यता रहेगी वही व्यवहार करेगा। यह पूर्णतया चेतन में कार्य करता है। तो इतना आपको बता दिया हमने। देखिए एक चीज़ और यहाँ मूल प्रवृत्ति हमने पढ़ाया था, तो मूल प्रवृत्ति में आप ये भी जान लीजिए कि जो मूल प्रवृत्ति को दो भागों में फ्राइड ने बांटा था। एक को कहते हैं जन्मजात ये जीवन मूल प्रवृत्ति, एक को कहते हैं मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को इरास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरास कहा जाता है। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटॉस कहा जाता है। चलिए आइए हम देखते हैं अगले सिद्धांत के बारे में। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, 3 सिद्धांत हमने बताया। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार जन्मजात मूल प्रवृत्ति द्वारा संचालित होगा। प्ररोध न्यूनता सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार आवश्यकता की संतुष्टि पर निर्भर करेगा। और मनोविश्लेषण सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का जो व्यवहार है वो अचेतन जो है अचेतन मन पर निर्भर करता है, यानी अचेतन मन के द्वारा संचालित होता है। अब यहाँ पर मनोविश्लेषण सिद्धांत में ये चीज़ बताया है, अचेतन मन को महत्वपूर्ण बताए थे। फ्रायड ने चेतन और अचेतन मन की तुलना भी किया था, और चेतन और अचेतन मन की जब तुलना कर रहे थे वह समुद्र में तैरते बर्फ के टुकड़े से किए थे। उन्होंने ये कहा था कि जब जिस प्रकार से जब कोई बर्फ का टुकड़ा समुद्र में तैरता है तो उसका जितना भाग समुद्र के बाहर दिखाई देता है उससे कई गुना ज़्यादा भाग जो है ज़्यादा भाग समुद्र के अंदर रहता है। तो मानव के व्यक्ति के कुछ लक्षण जो है, जितने लक्षण आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, उसकी विशेषता जितनी आप जान रहे हैं उससे कई ज़्यादा विशेषताएं उसके अंदर हैं जो आपको नहीं जो आप उसे नहीं देख पा रहे हैं, वो अचेतन अवस्था में है। तो उनका कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्र सिद्धांत, चौथा है अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत। ये देखिए अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। देखिए अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक कर्ट लेविन है, ये याद रखिएगा। इस सिद्धांत इसे फील्ड थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इस सिद्धांत के अनुसार मानव व्यवहार व्यक्ति एवं उसके अंतर क्रिया का परिणाम होता है। यानी जो मानव का व्यवहार होता है उस मानव और उसके वातावरण की अंतर क्रिया का क्या होता है? परिणाम होता है। इस सिद्धांत को वेक्टर कर्षण सिद्धांत, तल रूप सिद्धांत, टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए लेविन ने बिहेवियर को फलन के रूप में परिभाषित किया था, और बी इक्वल टू कहा था एफ ऑफ पी ई। बी इक्वल टू क्या कहा था? ये याद रहना चाहिए, बी इक्वल टू एफ ऑफ पी ई, जिसमें बी बिहेवियर है, एफ फलन है, पी पर्सन माने व्यक्ति, और ई माने इन्वायरमेंट है, यानी उसका जो है वातावरण है। तो यही कहा गया है इस सिद्धांत के अनुसार मानव व्यवहार व्यक्ति एवं उसके वातावरण की अंतर क्रिया का परिणाम होता है। आइए हम अभिप्रेरणा के सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत की चर्चा करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, यानी ये देखिए ये जो सिद्धांत है आप जानेंगे मांग सिद्धांत। ये कैसा सिद्धांत है? मांग सिद्धांत। मांग सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं नीड थ्योरी। अब यहाँ देखिए मांग सिद्धांत क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। परीक्षा में इससे कई बार पूछा गया है, तो इस बार भी जो है चांस बनेगा कि हो सकता है प्रश्न जो है मांग सिद्धांत से आ जाए, अब्राहम मैस्लो से आ जाए। देखिए इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं अब्राहम मैस्लो हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मैस्लो ने 5 मांग को उनकी प्रबलता के आधार पर एक पदानुक्रम के रूप में प्रस्तुत किया था। यानी इसमें ये कहा गया है मांग सिद्धांत के प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो हैं, और इन सिद्धांत के अनुसार मैस्लो ने 5 मांग मतलब आवश्यकता, मांग का मतलब नीड होता है, आवश्यकता को उनकी प्रबलता के आधार पर पदानुक्रम के रूप में प्रस्तुत किया था, जो निम्नलिखित हैं। देखिए 5 मांग के बारे में आप जानेंगे। देखिए पहला मांग दैहिक मांग होता है, इसे फिजिकल नीड कहते हैं। दूसरा सुरक्षा मांग होता है, इसे सेफ्टी नीड कहते हैं। तीसरा सामाजिक मांग होता है, इसे सोशल नीड कहते हैं। चौथा आत्मसम्मान मांग होता है, स्टीम नीड कहते हैं। और 5वां आत्मसिद्धि मांग होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पर ये पूछा जाता है कि मैस्लो द्वारा जो मांग का जो क्रम है उसमें सबसे अंतिम क्रम या सबसे उच्चतम क्रम कौन है? तो आप ये याद रखोगे आत्मसिद्धि मांग है। कौन सा मांग है? आत्मसिद्धि मांग है। और सबसे पहला क्रम और सबसे निम्नतम स्तर इसे हम कहेंगे इनका इसे हम क्या कहेंगे? इसे दैहिक मांग कहेंगे। अब आप जानिए दैहिक मांग में क्या क्या आएगा।
आपको हमने ये बताया था दैहिक मांग को आप जैविक मांग भी कह सकते हैं, शारीरिक मांग भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत भोजन आएगा, इसके अंतर्गत पानी आएगा, काम आएगा, निद्रा आएगा, विश्राम आएगा, ये सब दैहिक मांग है। अब इसमें देखिए सुरक्षा मांग में क्या आएगा, सेफ्टी। सुरक्षा मांग में शारीरिक सुरक्षा आ जाएगी, बीमा आ जाएगा, निवेश आ जाएगा, ये सुरक्षा मांग है। अब देखिए तीसरा है सामाजिक मांग। सामाजिक मांग में स्नेह है, प्रेम है, परोपकार है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सामाजिक मांग में। अब देखिए आत्म सम्मान मांग क्या है, स्टीम है, यानी सम्मान पाने की इच्छा, स्वाभिमान, आत्म प्रदर्शन का अवसर, नेतृत्व, ये सब क्या है, आत्म सम्मान मांग है। आत्मसिद्धि मांग, आत्मसिद्धि मांग सबसे उच्चतम स्तर है, यानी इनके अब्राहम मैस्लो के जो है जो मांग का क्रम है वो सबसे उच्चतम है। इसमें ये बताया गया है जो व्यक्ति यानी वह व्यक्ति यानी अब व्यक्ति जो बन सकता है उसे बनना चाहिए, यानी यहाँ पर व्यक्ति क्या कर सकता है, आत्मसिद्धि मतलब उसे ये होती है कि उसकी आत्मसिद्धि हो, यानी आत्मसिद्धि हो, यानी वो ऐसा कार्य करना चाहता है, ऐसे कार्यों को करेगा जिससे उसकी लोकप्रियता बढ़े। तो ये सबसे प्रबलतम मांग है, आत्मसिद्धि मांग है। यहाँ पर वह स्वतंत्र होकर के किसी कार्य को अपने आप कर सकता है, उसके अंदर जो करने की क्षमता होगी उसे करना भी चाहिए और कर भी सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये सबसे उच्चतम स्तर है। यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा यानी दैहिक मांग और सुरक्षा मांग को हम क्या कहते हैं, निम्न स्तरीय मांग कहेंगे, और तीसरे से लेकर पांचवें तक यानी सामाजिक मांग, आत्मसम्मान मांग, आत्मसिद्धि मांग को हम उच्च स्तरीय मांग कहते हैं, ये याद रहना चाहिए। आइए हम छठवां पढ़ते हैं। छठवें में पढ़ेंगे मर्रे का द्विआवश्यकता सिद्धांत। मर्रे का द्विआवश्यकता सिद्धांत, टू नीड थ्योरी। अब देखिए टू नीड थ्योरी क्या है, मर्रे ने 1930 में दो प्रकार की आवश्यकता को बताया था, एक दैहिक आवश्यकता होती है, एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है। दैहिक आवश्यकता की संख्या 12 है और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की संख्या कितनी है, 28 है, ये जानते रहेंगे आप। अब देखिए सातवां सिद्धांत, आप नाम यहाँ याद करेंगे किसने दिया है, इसको जानते रहेंगे। शरीर क्रिया सिद्धांत, देखिए शरीर क्रिया सिद्धांत मार्गन ने दिया था। निष्पत्ति प्रेरणा सिद्धांत, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, यहाँ पर मैक्लीलैंड ने दिया है इसे, पार्ट 1 में भी इस चीज़ को हमने बताया था। अब प्रेरणा का आंतरिक प्रेरणा सिद्धांत हार्लो ने दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे। आंतरिक प्रेरणा सिद्धांत हार्लो ने दिया है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, देखिए ये सिद्धांत पूछा गया था, टीटी परीक्षा में ही पूछा गया है, एच ब्लूम का है, एच ब्लूम का है, इसे आप याद करेंगे। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। अभिप्रेरणा का एक्स वाई सिद्धांत क्या है, अभिप्रेरणा का एक्स वाई सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता जो हैं मैक ग्रेगर हैं, क्या है, मैक ग्रेगर हैं, इस सबको आप याद करेंगे। अब हम बता दें आपको, अगला पॉइंट हमारा है अधिगम में जो है अभिप्रेरणा प्रदान करने की विधियां क्या हैं, अधिगम में जो है अभिप्रेरणा प्रदान करने की विधियां क्या है। आप किसी बच्चे को सिखा रहे हो तो उसे मोटिवेट कैसे करोगे, वो विधियां क्या है। देखिए आप जो है इन विधियों को अपना करके आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं। यदि बालक अच्छे ढंग से सीखे, वो जल्दी सीख जाए, उसे मोटिवेशन मिले, उन सब हम चीज़ों को करेंगे। यहाँ पर पहला जैसे पुरस्कार है, पुरस्कार है, दंड है, प्रशंसा है, निंदा है, यानी पुरस्कार दे करके भी मोटिवेट कर सकते हो। दंड दिया जा रहा, देने से क्या होगा, जैसे बालक बार बार अनुशासनहीनता कर रहा है, गलतियाँ कर रहा है, तो वहाँ दंड भी जरूरी है जिससे वह दोबारा ना करे। अब यह प्रशंसा, बालक की अगर प्रशंसा करोगे तो निश्चित रूप से उसे खुशी होगी और वह आगे उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होगा। निंदा भी करनी चाहिए, यदि वो गलतियाँ कर रहा है, कार्य अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, कुछ ऐसे कार्यों में लिप्त है जो अनुशासनहीनता के अंतर्गत आता है, तो आप वहाँ पर निंदा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्पर्धा की भावना पैदा करिए बालक में प्रतियोगिता की भावना पैदा करिए, बालक में प्रोत्साहन, बालक को प्रोत्साहन दीजिए, यानी इंसेंटिव दीजिए, और बालक की प्रगति एवं परिणाम का ज्ञान होना चाहिए। अगर बालक अच्छे ढंग से सीख रहा है तो उसे बताना चाहिए कि आप बहुत अच्छे ढंग से सीख रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी सफल हो रही है, तो उससे क्या है, उसका उत्साह बढ़ेगा और स्पष्ट एवं आकर्षक लक्ष्य भी उसका होना चाहिए। तो उस तरीके से, और अब ये भी हम बता दें कि
अधिगम में यह प्रेरणा प्रदान करने की विधियां हैं, यानी यदि बालक को आप मोटिवेट करना चाहते हो तो इन विधियों का सहारा ले सकते हो। इन तथ्यों को अपना करके आप बालक को जो है सीखने में मोटिवेट कर सकते हो। आप यहाँ पर दो दो कथन याद रखेंगे, 3 कथन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। अधिगम अधिगम देखिए क्या बताया गया है। अधिगम प्रेरणा पाकर सर्वोत्तम ढंग से आगे बढ़ता है। अधिगम प्रेरणा पाकर सर्वोत्तम ढंग से आगे बढ़ता है, ये एंडरसन का कथन है। यानी अधिगम जो है प्रेरणा पाकर सर्वोत्तम ढंग से क्या करता है, आगे बढ़ता है। दूसरा देखिए, अभिप्रेरणा की सीखने की एक आवश्यक शर्त, अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है। यानी सीखने की बात कर रहा है, तो इसमें ये कहा जा रहा है जो अभिप्रेरणा है वो सीखने की एक आवश्यक शर्त है। ये मिल्टन ने कहा था। किसने कहा था? मिल्टन का कथन है, ये याद रखिएगा, मिल्टन का कथन है अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है। अब देखिए हम आपको बता दें, एक कथन और है, सीखने की प्रक्रिया अच्छी तरह तभी होगी जबकि अभिप्रेरण हो। यानी जब सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन सम्मिलित करेंगे आप, मोटिवेशन सम्मिलित करेंगे तो सीखने की प्रक्रिया अच्छी होगी, अन्यथा नहीं होगी। यानी आपको मोटिवेशन जो है बच्चों को मोटिवेट करना है। यानी यहाँ पर क्या है, सीखने की प्रक्रिया अच्छी तभी होगी जबकि अभिप्रेरण हो, ये एंडरसन का कथन है। देखिए यहाँ पर आपको ये बता दें, जॉन पी डिसेको ने जो है वो अधिगम अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताए हैं। जॉन पी डिसेको, ये नाम याद रखोगे। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कितने कारक बताए हैं? 4 कारक। एक है उत्तेजना, दूसरा है प्रत्याशा या आकांक्षा, तीसरा है प्रोत्साहन, चौथा है दंड। यानी ये किसके द्वारा बताया गया था? जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताए थे। पहला उत्तेजना है, दूसरा प्रत्याशा या आकांक्षा है, तीसरा जो है प्रोत्साहन है, चौथा दंड है। तो आज हम अभिप्रेरणा चैप्टर को समाप्त कर दिए हैं, जिसमें आप अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में जान गए होंगे। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है, प्रौढ़ न्यूनता सिद्धांत हल ने दिया है, मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रायड ने दिया है, क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया है, मांग सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अब्राहम मैस्लो ने दिया है, जिसमें दैहिक एवं सुरक्षा मांग का निम्न स्तर है, और सामाजिक आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि मांग ये उच्च स्तरीय मांग के अंतर्गत आएंगे। सबसे उच्च स्तर का मांग होता है आत्मसिद्धि मांग। और इसके बाद हमने मर्रे का द्विआवश्यकता सिद्धांत बताया था, जिन्होंने दैहिक आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता दिया। दैहिक 12 होती है दैहिक आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता 28। शरीर क्रिया सिद्धांत मार्गन, निष्पत्ति प्रेरणा सिद्धांत मैक्लेलैंड यानी अचीवमेंट मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा सिद्धांत हार्लो, प्रत्याशा का सिद्धांत एच ब्रूम, ये कई बार आया है। अब प्रेरणा का XY सिद्धांत मैकग्रेगर। और हमने ये बताया पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, निंदा, स्पर्धा, प्रतियोगिता, प्रोत्साहन, प्रगति एवं परिणाम का ज्ञान, स्पष्ट एवं आकर्षक लक्ष्य इत्यादि अधिगम में प्रेरणा प्रदान करने की क्या है, विधियां हैं। अधिगम प्रेरणा पाकर सर्वोत्तम ढंग से आगे बढ़ता है, एंडरसन ने कहा। अब प्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है, मिल्टन ने कहा। सीखने की प्रक्रिया अच्छी तरह तभी होगी जबकि अभिप्रेरण हो, एंडरसन ने कहा। जॉन पी डिसेको ने प्रेरणा को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताए, उत्तेजना, प्रत्याशा या आकांक्षा, प्रोत्साहन एवं दंड। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।